हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्वयं को समझना। इसके 3 पार्ट थे बच्चों, क, ख और ग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसके ग भाग की पहचान पर प्रभाव, यानी कौन कौन से परिवर्तन हमारी पहचान पर प्रभाव डालते हैं। हमने बात की थी 4 तरह के, एक सबसे पहला था शारीरिक परिवर्तन, फिर हमने बात की थी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में, उसके बाद हमने बात की थी भावात्मक परिवर्तन और अंतिम परिवर्तन था हमारा संज्ञानात्मक परिवर्तन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। यौवना आरंभ और यौवना अवस्था की संकल्पनाओं पर चर्चा कीजिए। यौवना आरंभ के दौरान लड़कियों और लड़कों में होने वाले प्रमुख शारीरिक और जैविक परिवर्तनों का विवरण दीजिए। आंसर जानने से पहले आप मुझे आंसर दीजिए कि ये जो यौवना आरंभ और यौवना अवस्था है, हमने इसे एक अन्य नाम भी दिया था, क्या कहते हैं उसे? आप मुझे जल्दी से बताइए। इसे कहा जाता है व्यय संधि अवस्था। आप मुझे बताइए लड़कों और लड़कियों में ये कब से कब तक चलती है? मैंने आपको बताया था। जल्दी से नोटबुक में आंसर लिखिए और फिर हम मैच करते हैं आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक और जैविक परिवर्तन होते हैं जो कि एक विशेष क्रम में होते हैं। देखिए बच्चों, जब किशोरावस्था होती है तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिनकी हमने पहले बात कर ली थी, और वो जो परिवर्तन होते हैं उनका एक विशेष क्रम होता है, यानी कि एक क्रम से वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कोई और परिवर्तन हो गया फिर बाद में कोई और, एक बिल्कुल निश्चित क्रम के हिसाब से वो होते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौन परिपक्वता आती है और उसी यौन परिपक्वता को क्या कहा जाता है? यौवना आरंभ, जिसे हमने कहा था व्यय संधि अवस्था। और इसकी आयु कब से कब तक थी? लड़कियों में थी 11 से 13 और लड़कों में थी 13 से 15। अक्सर मासिक धर्म को लड़कियों में यौन परिपक्वता का बिंदु माना जाता है। देखिए, जब लड़कियों का पहला मासिक धर्म या माहवारी या हम कहें पीरियड शुरू हो जाते हैं पहले, उसे कहा जाता है यौन परिपक्वता का बिंदु। लेकिन लड़कों में ऐसा कोई विशेष मानदंड नहीं है जो उनकी यौवन आरंभ को चिन्हित करे। लेकिन फिर भी जब उनका स्पर्मेटोजोआ, जिसे हम कहते हैं शुक्राणु का उत्पादन शुरू हो जाता है, उसे अक्सर माना जाता है यौवना आरंभ। ये लड़कों का था और ये लड़कियों के लिए। विभिन्न संस्कृतियों में यौवना आरंभ भिन्न भिन्न औसत आयु में होता है। देखिए, ये कितनी हैरानी वाली बात है कि ये जो संस्कृति है वो भी यौवना आरंभ पर प्रभाव डालती है। यानी हर संस्कृति का, पर्यावरण का, वातावरण का, खान पान का, हर चीज का इस पर असर होता है। वो किस पर आता है? भिन्न भिन्न औसत आयु के रूप में। लड़कों व लड़कियों की लंबाई में 1 वर्ष में होने वाली अधिकतम बढ़ोतरी को यौवना आरंभ का एक उपयोगी मानदंड माना गया है। बच्चों, आपने देखा होगा, आपने देखा कि आप ये महसूस कर रहे हैं, आप अपनी लंबाई में एकदम तेजी से अभी परिवर्तन महसूस कर रहे हैं किशोरावस्था में प्रवेश करते ही, या हम यूं कहें अचानक से आपको सब कहने लग जाते हैं जो आपसे थोड़े टाइम बाद मिलता है, अरे तुम तो अचानक से बहुत लंबे हो गए। तो बच्चों, होता क्या है, जब लड़कियों का पहला मासिक धर्म शुरू होता है उससे पहले एकदम से उनकी लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है, लेकिन उसके बाद जो वृद्धि होती है वो अपेक्षाकृत काफी कम होती है। लड़कों में भी ऐसा ही होता है। आइए हम चर्चा करते हैं। लड़कियों में बढ़ोतरी मासिक धर्म से एकदम पहले अधिक तेजी से होती है। लड़कों में कुछ वयस्क विशेषताओं के विकास से पहले ऐसा होता है। वह अवधि जिसमें शारीरिक और जैविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौवना आरंभ होता है उसे यौवना अवस्था कहा जाता है। यानी जिस अवधि में किशोर बालक और बालिकाओं में जैविक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं उसे कहा जाता है यौवना अवस्था। इसकी हमने पहले बात की थी, आज दोबारा बात करेंगे कि कौन कौन से वो जैविक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अधिकांश लड़कियों में ये अवधि क्या होती है? 11 से 13। देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है अधिकांश। अधिकांश का आशय यहाँ पे ये है कि 11 से 13 मैंने आपको बताया, तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि कईयों में ये 12 से
14 भी हो, है ना, और कईयों में 13 से 15 भी हो। तो अधिकांश जो मूलतः हम मानते हैं वो 11 से 13 है। और लड़कों में कब है? 13 से 15। अभी आपने नोटबुक में लिखा था, किस किस का आंसर सही है? वेरी गुड। चलिए अब हम बात कर रहे हैं जैविक परिवर्तन जो कि किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में होते हैं। सबसे पहला लड़कियों में क्या होता है, उनके जो स्तनों के आकार हैं उनमें आरंभिक वृद्धि होना शुरू हो जाती है, और लड़कों में जो उनके जननांग है, अंडकोश यानी जिसे हम वृषण कहते हैं, उसका विकास होना प्रारंभ इस अवस्था में हो जाता है। लड़कियों के कुछ अंगों में बाल जहां पहले नहीं थे या कम थे वहां आना शुरू हो जाते हैं, जैसे उनकी बगलों और जांघों में बालों का आना। लड़कों में भी ये परिवर्तन इस अवस्था में होता है। अधिकतम वृद्धि की आयु जिसकी हमने अभी अभी बात करी थी, और मासिक धर्म मैंने आपको बताया था ना, पहला मासिक धर्म जब लड़कियों का शुरू होता है ना, या हम जैसे कहते हैं माहवारी या पीरियड्स, पहला, है ना, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा, पहला। उसके बाद लड़कों में क्या होता है, जो वीर्य यानी जिसे हम सीमन कहते हैं, उसका पहली बार स्खलन इस अवस्था में होता है। आवाज में आरंभिक परिवर्तन, देखिए इस अवस्था में क्या होता है, लड़कियों की जो आवाज होती है वो अपेक्षाकृत पतली और सुरीली होना शुरू हो जाती है, और लड़कों की आवाज थोड़ी सी भारी होने लग जाती है। यहाँ मैंने पहले लिखा आरंभिक, फिर लिखा स्पष्ट परिवर्तन। होता क्या है, लड़कों की इस अवस्था में जब आवाज में परिवर्तन आना शुरू होता है तो शुरू में एक बार तो ऐसे लग रहा है जैसे उनका स्वर फट रहा हो या जैसे गला खराब सा हो रहा हो, है ना, थोड़े दिन ऐसा लगता है, फिर धीरे धीरे उस स्वर पर नियंत्रण आ जाता है और आवाज अपेक्षाकृत भारी हो जाती है। दाढ़ी का आना, लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, चेहरे पर बाल का आना, और लड़कों की जो कोमल त्वचा थी पहले किशोरावस्था से पहले, अब वो इस अवस्था में थोड़ी सी कठोर हो जाती है, और त्वचा पर कई लड़के और लड़कियों के मुहासे भी आ जाते हैं, त्वचा तैलीय हो जाती है। तो ये थे जैविक परिवर्तन जो कि किशोरावस्था में होते हैं। अब हम बात करते हैं शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं। पहला है शरीर की ऊंचाई। प्रारंभिक वर्षों में अर्थात बाल्यावस्था में लड़कों और लड़कियों का शारीरिक विकास लगभग एक समान होता है। आप बताइए बाल्यावस्था कब से कब तक चलती है? नोट कीजिए और बाद में हम टैली करेंगे आपने सही लिखा या नहीं। परंतु प्रारंभिक किशोरावस्था में लड़कियों की शारीरिक ऊंचाई लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती है। देखिए जब एक बाल्यावस्था होती है हमारी, है ना, प्रारंभिक वर्षों में, उसमें क्या होता है, अगर 6 वर्ष का लड़का है और 6 वर्ष की लड़की है तो होता क्या है, उनका शारीरिक विकास लगभग समान होता है। ऐसा नहीं है कि लड़की बहुत ज्यादा लंबी और लड़का बहुत ज्यादा बोना है, या लड़का बहुत ज्यादा लंबा है और लड़की बहुत ज्यादा बोनी है। उनका विकास लगभग समान होता है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। लेकिन जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है ना, जब किशोरावस्था हमारी शुरू होती है, जस्ट, है ना, जो शुरू हुई, उसमें क्या होता है, जो गर्ल्स होती है ना उनकी ऊंचाई लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा बढ़ती है। होता क्या है, जैसे एक लड़की है 11 साल की, लड़का भी है 11 साल का, तो एकदम से ऐसा लगेगा अरे लड़की तो एकदम से इतनी लंबी हो गई, और लड़का एकदम से इतना लंबा उस वक्त नहीं होता। लेकिन बाद में क्या होता है, 15 वर्ष की आयु के पश्चात लड़कों की ऊंचाई लड़की की ऊंचाई से आगे निकल जाती है। जो लड़की हमें लंबी दिखाई दे रही थी, अब बारी आई लड़के की। जैसे ही 15-16 वर्ष के निकट आयु होती है तो लड़के की जो ऊंचाई होती है वो लड़की से काफी आगे निकल जाती है। काफी आगे से हमारा क्या आशय है कि जब लगभग वो 18 वर्ष के होने वाले होते हैं तो लड़का अपनी ही आयु की लड़की से, यानी लड़का भी 18 का और लड़की भी 18 की, लेकिन सामान्यतः 3 से 3.5 इंच तक दोनों में फर्क आ जाता है। सामान्यतः मैंने यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये हर व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करता है कि उसकी लंबाई कितनी है। तो यहाँ क्या था, देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या था, दोनों बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। फिर क्या हुआ, लगभग जब किशोरावस्था शुरू हुई, 11 साल की अगर हम बात करें, 11-12 साल की, तो लड़कियां हैं वो लंबी हो गई और लड़का ज्यादा लंबा नहीं हुआ। फिर 15 वर्ष की आयु के बाद क्या हुआ कि लड़कों की ऊंचाई लड़कियों से आगे निकल गई, और 18 वर्ष तक आते आते दोनों में लगभग 3 से 3.5 इंच का अंतर आ गया। अब हम बात करते हैं शारीरिक भार की।
किशोरों में शारीरिक ऊंचाई की भांति शारीरिक भार में भी वृद्धि होती है। देखिए जैसे जैसे हमारी ऊंचाई यानी हमारी हाइट बढ़ती है वैसे वैसे हमारा वजन यानी कि वेट भी बढ़ता है। किंतु जहां 18 वर्ष की आयु में किशोरों की ऊंचाई में स्थिरता आ जाती है, मैंने आपको बताया था ना कि 18 साल के बाद लगभग जो लड़कों की हाइट होती है वो ऐसा नहीं है कि बढ़ती जाएगी, ऐसा तो फिर कभी खत्म भी नहीं होगी, है ना। वहां स्थिरता आ जाती है यानी लगभग वो रुक सी जाती है। वहीं भार की वृद्धि में स्थिरता नहीं आती है। ऐसा नहीं है लंबाई रुक गई तो वजन भी रुक गया, वजन अपेक्षाकृत अपने हिसाब से बढ़ता जाता है। उसके बाद है शारीरिक अनुपात। शरीर के कुछ भाग जो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अनुपात में छोटे होते हैं वे किशोरावस्था के आते आते बड़े हो जाते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था, हमने जब जैविक परिवर्तनों की बात की थी, क्योंकि दूसरे भागों की अपेक्षा वे परिपक्व आकार जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। किशोरावस्था के समाप्त होते होते प्राय लड़के एवं लड़कियों में शरीर के सभी अंग पूर्णतः विकसित होकर अपने पूर्ण आकार में आ जाते हैं। यानी इस अवस्था में जब किशोरावस्था समाप्त होने वाली होती है, कब होती है किशोरावस्था समाप्त? अच्छा चलिए शुरू कब होती है? लगभग 11-12 से शुरू हो जाती है और लगभग 20-21 तक की अवस्था चलती है। तो जब ये अवस्था समाप्त होने वाली होती है तो चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, उनके जितने भी शारीरिक अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं इस वक्त और पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। एक किशोर के व्यक्तित्व को आकार देने में परिवार की क्या भूमिका है? इसकी बात हम 2 बार पहले कर चुके हैं कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसके डेवलपमेंट में, उसको आकार देने में, हम किसकी बात कर रहे हैं? किशोर की, है ना। उसमें फैमिली का क्या रोल होता है, हमारे परिवार की क्या भूमिका होती है? आइए देखते हैं इसका आंसर। किशोरों के पहचान निर्माण को उन पारिवारिक संबंधों से प्रोत्साहन मिलता है जहां स्वयं की राय बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। देखिए हमारी फैमिली में हमारा पालन पोषण होता है ना, और वहाँ अगर हमें अपनी राय हमने रखी और हमें प्रोत्साहन मिला तो वहाँ क्या होता है, परिवार के सदस्यों में जो संबंध होते हैं वो बहुत सुरक्षित होते हैं। हमारा बहुत सारा समय परिवार में ही निकलता है और किशोरावस्था में तो परिवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि जिस परिवार में एक अच्छा माहौल होता है वहाँ उसकी पहचान भी बच्चे की अच्छी बनती है। जिस परिवार में पूरा दिन झगड़े हो रहे हैं, तनाव की स्थिति है, गाली गलौज चल रहा है या परिवार के लोगों में आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो वहाँ व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा विकास नहीं होता। या तो व्यक्ति तनाव में रहता है, या वो अकेला हो जाता है, या उसमें जो गुस्सा क्रोध है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, या वो मतलब बहुत सारी असफलताओं से घिर जाता है। लेकिन जो परिवार में अगर अच्छा माहौल है तो बच्चा भी सफल होता है। इसके कारण किशोर को अपने बढ़ते हुए सामाजिक दायरे को जानने के लिए एक सुरक्षित आधार मिलता है। देखिए पहले बच्चे का सामाजिक दायरा बहुत कम होता है। यहाँ बढ़ते हुए से आशय क्या है, बच्चे ने जन्म लिया, उसका दायरा उसका माँ बाप, है ना, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, परिवार को जानने लगता है, फिर स्कूल, और फिर धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ने लगता है। तो अगर हमारे परिवार में अच्छा माहौल है तो एक सिक्योर फीलिंग आती है, एक सुरक्षित आधार मिलता है उस बढ़ते हुए सामाजिक दायरे को जानने के लिए। आपने देखा होगा हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो एक समाज के लोगों द्वारा टिप्पणी की जाती है कि ऐसा तो होना ही था, इसका परिवार ही बहुत अच्छा है। और हम कोई गलत कार्य करते हैं तो क्या कहा जाता है, ये हमें पहले से ही पता था, इसका परिवार ही ऐसा है। तो दोनों का संबंध हमारे परिवार से होता है। यह भी पाया गया है कि सुदृढ़ और स्नेहमय पालन पोषण से पहचान का स्वस्थ विकास होता है। देखिए यहाँ आशय स्वस्थ विकास से क्या है कि तनाव नहीं होता, है ना, बच्चा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है और निराशाओं से घिरा नहीं रहता वो। तो इसके लिए क्या जरूरी है, स्नेहमय और सुदृढ़ पालन पोषण, जिससे हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पहचान का स्वस्थ विकास हो सके।
स्नेह में पालन पोषण का अर्थ है कि अभिभावक उत्साही, स्नेही और बच्चे के प्रयासों और उपलब्धियों का समर्थन करने वाले हों। यानी ऐसा नहीं है कि हर वक्त आपको डांटा जा रहा है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम कोई कार्य ढंग से नहीं करते, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बदतमीज हो। हर वक्त अगर आपको अपने लिए नकारात्मक टिप्पणियां सुनने को मिलती है तो आपका व्यक्तित्व है वो भी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आपको प्रोत्साहन मिलता है आपके छोटे छोटे प्रयास और उपलब्धियों के लिए, तो वहाँ क्या होता है, आपका जो पहचान है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसका स्वस्थ विकास होता है। वे अक्सर बच्चे की प्रशंसा करते हैं, उसके कार्यकलापों के प्रति उत्साह दिखाते हैं। देखिए, अगर हमारे पेरेंट्स हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमें पता होता है कि घर पे हम जैसे ही बताएंगे कि हमारे 10 में से 8 अंक आए हैं तो मम्मी और पापा खुश हो जाएंगे, शाबाश बेटा। तो हमें लगता है कि अगर 10 में से 8 पे वो इतना खुश हुए हैं तो मैं 9 अंक लाऊंगा तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे, मेरी तारीफ करेंगे। इसी तरह से हर कार्य करने के पीछे अगर हमें प्रशंसा मिलती है, हमें उत्साह दिखता है उनका, है ना, तो हम अपने जीवन में सफलता की तरफ और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। और क्या होता है, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उसे तभी छुपाते हैं जब हमें पता लगता है कि घर पे हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, और हमें पता होता है कि हमारी गलती को हमारे माता पिता समझेंगे और हमारे साथ संवेदनपूर्ण ढंग से व्यवहार करेंगे, तो हम अपनी भावनाएं भी अपने माता पिता को बताते हैं और उसके व्यक्तित्व और उसकी राय को समझते हैं। देखिए, जो ऐसे माता पिता होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, स्नेहमयी जहाँ पालन पोषण होता है, वहाँ क्या होता है कि बच्चे की भी राय को समझा जाता है। उसे हर वक्त ये नहीं कहा जाता कि तुम अभी बच्चे हो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, जब बड़े हो जाओ तब बात करेंगे और यहाँ सारे फैसले मैं ही लेता हूँ। इस तरह का माहौल मिलने की बजाय बच्चे को क्या माहौल मिलता है कि बेटा तुम भी बताओ इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या सोचते हो इस बारे में, है ना। तथापि ऐसे माता पिता दृढ़ अनुशासन वाले होते हैं। यानी ऐसे जो माता पिता होते हैं उनको डिसिप्लिन थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। क्यों? उन्हें लगता है कि हम अगर अपने बच्चे को इतना अच्छा माहौल दे रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं, तो बच्चा भी हमें समझे कि हमें अनुशासन पसंद है। इस प्रकार के पालन पोषण से बच्चों में स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता आती है। जब इस प्रकार का पालन पोषण बच्चों को मिलता है तो बच्चा दूसरों पे डिपेंड रहने की बजाय इंडिपेंडेंट ज़्यादा होता है, उसे फ्रीडम अच्छी मिलती है और उसमें जो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो परिवार का जो रोल होता है एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपने देखा होगा जहाँ अक्सर माता पिता के बीच में झगड़े होते हैं, उन्हें लगता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, अब इन झगड़ों को बंद करना पड़ेगा या बच्चे के सामने हम झगड़ नहीं सकते। क्यों? इससे उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, संस्कृति एक किशोर की पहचान को कितना प्रभावित करती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। हमने बात की थी पहचान पर प्रभाव में जब सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध की, कि जहां हम रह रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है, फिर चाहे वो भारतीय है, पाश्चात्य है, कोई भी संस्कृति है, उससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारी पहचान पर। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हर व्यक्ति की पहचान अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की स्वयं की परिभाषा अलग अलग होती है। तो उसके क्या कारण होते हैं? उसका एक कारण है संस्कृति। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। एक किशोर की पहचान निर्माण की प्रक्रिया पर विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संस्कृति की और पश्चिमी संस्कृति की। इस तुलना से हमें समझ आ जाएगा कि क्या बात कर रहे हैं। अधिकांश पश्चिमी संस्कृतियों यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर होता है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन, उसमें किशोरों से पूर्णतः आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है। देखिए, जब किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो वेस्टर्न कल्चर जो है, पाश्चात्य संस्कृति जो है, वहाँ क्या होता है, एक उम्मीद की जाती है किशोरों से और उन्हें कह भी दिया जाता है कि अब आप घर से अलग रहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी
ताकि आप अपना जीविका निर्वाह कैसे करना है, अपने उत्तरदायित्व कैसे संभालने हैं, अपना आगे जीवन कैसे चलाना है, वो सब अब आप निर्णय लीजिए, है ना। कई मामलों में तो उनसे अपेक्षा भी की जाती है कि वो परिवार से अलग होकर अपना घर बसाएं। वहां इससे बुरा नहीं माना जाता, बल्कि ऐसी अपेक्षा उनसे की जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में तो ऐसा नहीं होता, है ना। भारतीय संस्कृति में क्या होता है, अधिकांश किशोर अपने माता पिता पर काफी हद तक निर्भर होते हैं। इस अवस्था में हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि अलग जाओ कमाओ अपना, नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ इस अवस्था में हम अपने पेरेंट्स पर ही डिपेंड होते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, परिवार अपना कंट्रोल हमारे ऊपर बनाए रखता है, हमें अपने सारे फैसले लेने की आजादी नहीं होती है। तो देखिए इन दोनों का क्या असर पड़ता है, यहाँ हमें उतना आत्मविश्वास डेवलप नहीं हो पाता जहाँ पाश्चात्य संस्कृति में हमारे पास फुल फ्रीडम हो उतना, है ना। पारंपरिक संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में पहचान विकास के भिन्न होने की संभावना का एक कारण और भी है। यानी हमने ये तो पता कर लिया कि दोनों संस्कृतियों में जो पहचान का विकास होता है वो अलग अलग होता है। किन दोनों संस्कृतियों में, पारंपरिक और पश्चिमी संस्कृति में। यानी कि पारंपरिक संस्कृति से हमारा यहाँ से भारतीय संस्कृति से। पारंपरिक भारतीय समुदायों में किशोरों में स्वयं को स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर रूप से दर्शाना और अपने बारे में बात करने का विचार एक सामान्य क्रियाकलाप नहीं है। देखिए वहां वेस्टर्न कल्चर में तो क्या था कि उसे पूर्णतः स्वतंत्रता दे दी गई कि अलग रहो, अपने फैसले खुद लो, अलग घर बसाओ। लेकिन यहाँ खुद को अगर हमने ये दिखा दिया कि हम अब बड़े हो गए हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं या हम अब इंडिपेंडेंट हैं, हम ये दिखा भी नहीं सकते। दर्शाना मतलब दिखाना। हम अगर ये दिखाते हैं तो इसे एक सामान्य क्रियाकलाप यानी इसे एक नॉर्मल बात नहीं माना जाता, इसे एक गलत बात माना जाता है हमारी संस्कृति में। और हम अपने बारे में अगर अपने विचार रखते हैं तो ये सारी चीजें एक सामान्य क्रियाकलाप नहीं माना जाता। इतना ही नहीं, अगर कोई परिवार का सदस्य ऐसा करता है तो ऐसी प्रवृत्ति को ना ही बढ़ावा दिया जाता है और ना ही सहन किया जाता है। फिर ऐसे बच्चे के व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जाते हैं। उसे समझाया जाता है कि देखो बेटा, तुम हमारे परिवार पर निर्भर हो, हम तुम पर निर्भर हैं, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि सारे फैसले खुद ले सको। अगर बच्चा बोले कि मुझे अपनी मर्जी से विवाह करना है तो बहुत सारी संस्कृतियां ऐसे हैं उसमें उसे ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। अन्य शब्दों में किशोर अक्सर स्वयं के बारे में परिवार और समुदाय के संदर्भ में मैं की बजाय हम के रूप में बात करता है। यानी एक किशोर को जब अपने बारे में बात करनी है, अक्सर यानी ऐसा नहीं है कि हर जगह ऐसा होता है, अक्सर यानी लगभग, है ना। जब उसे अपने बारे में बात करनी है और वो बात उसके परिवार और समुदाय के संदर्भ में है तो वो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करता, वो क्या प्रयोग करता है, हम का। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ ये मैं और हम क्या है। एक किशोर लड़की से विवाह के बारे में उसकी राय पूछने पर, एक लड़की है जो कि किशोरावस्था में है और हम उससे जानना चाह रहे हैं कि बताओ तुम्हारी क्या राय है विवाह के बारे में, तो वो ये नहीं कहेगी कि मैं चाहूंगी मेरे माता पिता मेरी शादी तय करें, वो ऐसा नहीं कहेगी। वो क्या कहेगी, हमारे परिवार में माता पिता शादी तय करते हैं। क्योंकि ये अगर उसने कहा तो इसका अर्थ ये है कि मेरी राय से मेरी शादी होगी। यहाँ उसकी इच्छा के बारे में बात चल रही है और ये सेंटेंस यानी ये वाक्य ये दिखा रहा है कि उसकी जो शादी है उसके माता पिता ही तय करते हैं, यानी उसमें उसकी इच्छा का कोई योगदान नहीं है। तो ये था मैं और हम का अंतर। अतः हम यह देख सकते हैं कि स्वबोध के निर्माण में सांस्कृतिक संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। यानी हर बच्चे का स्वबोध, सेंस ऑफ सेल्फ, या हम यूं कहें जो स्वयं की परिभाषा और पहचान होती है वो अलग अलग होती है।
तो वो जो भिन्न भिन्न होती है उसमें सांस्कृतिक संदर्भ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यद्यपि ये सांस्कृतिक प्रभाव भी प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे परिवारों में ही ऐसा होता है और सारे व्यक्तियों के साथ ही ऐसा होता है, उसका भी भिन्न भिन्न असर होता है। आपने देखा होगा जैसे ही किशोरावस्था शुरू होती है तो लड़कों और लड़कियों के लिए भी अलग अलग प्रतिबंध शुरू हो जाते हैं। होता क्या है कि लड़कों को तो एकदम से फ्रीडम मिल जाती है कि तुम तो अब रात को बाहर घूम सकते हो, बड़े हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लड़के खुद ही कहना शुरू कर देते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लेट आऊंगा। और लड़कियों को क्या कहा जाता है, अब तुम बड़ी हो गई हो, देर रात तक तुम घर से बाहर नहीं रह सकती हो, है ना। जैसे एक पारंपरिक भारतीय समाज में यौवनारंभ के साथ ही लड़कियों पर कई प्रतिबंध लग जाते हैं, है ना, और लड़के पहले की तरह ही स्वतंत्र होते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी संस्कृतियां ऐसी हैं जिनमें आज भी बहुत पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, चाहे वो सही नहीं है, चाहे उनका विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे लड़कियों की माहवारी के से लेके बहुत सारी परंपराएं, मिथ्या धारणाएं जुड़ी हुई हैं। क्या? जैसे इस वक्त वो रसोई में नहीं जा सकती, किसी के साथ नहीं बैठ सकती, उन्हें अलग भोजन करना है, वो खाना नहीं बना सकती, वो पौधों को नहीं छू सकती। ऐसी बहुत सारी अलग अलग धारणाएं अलग अलग परिवारों में हैं। जो परिवार बहुत ज़्यादा शिक्षित हो गए हैं वो इन्हें नहीं मानते, उन्हें पता है कि इनका विज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ये मात्र मिथ्या धारणाएं हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे परिवार जहाँ शिक्षा भी है, वो पूर्ण रूप से शिक्षित हैं हर सदस्य परिवार का, लेकिन फिर भी वो अपनी पारिवारिक परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते, तो वहाँ माहवारी से संबंधित मिथ्या धारणाएं आज भी लड़कियों के ऊपर लगाई जाती हैं। दूसरे, पारंपरिक समुदाय की लड़की के स्वयं और पहचान के घटक शहरी क्षेत्रों वाली लड़की से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यानी एक लड़की जो शहर की संस्कृति में है और वहीं दूसरी लड़की जो गांव की संस्कृति में है, उनके जो स्वयं और पहचान के घटक हैं वो भी एकदम अलग अलग होंगे। उनका खान पान, उनका रहन सहन, यही नहीं उनके सोचने का तरीका, उनमें जो आत्मविश्वास है वो, उनके व्यवहार का तरीका, किसी भी बात को लेकर उनका अनुभव, उनकी प्रतिक्रिया। तो इस वजह से दोनों का जो व्यक्तित्व है, दोनों की जो पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आइए बात करते हैं अब हमारे तीसरे प्रश्न की। किशोरावस्था के दौरान होने वाले प्रमुख भावात्मक और संज्ञानात्मक परिवर्तन कौन कौन से हैं? हमने बात की थी पिछले दो प्रश्नों में किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और जैविक परिवर्तन, उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक। अब हम बात कर रहे हैं कि किशोरावस्था के दौरान भावात्मक परिवर्तन यानी कि इमोशनल चेंजेस कौन कौन से होते हैं, संज्ञानात्मक परिवर्तन यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसे आप अच्छे से समझिएगा, आप में ये परिवर्तन अभी हो रहे हैं और मैं तो यूं कहूंगी कि शायद आपको समझने की भी जरूरत नहीं है। जो आप अपने साथ अनुभव कर रहे हैं उसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है हूबहू इसको कॉपी करना या इसको रटना। पहले बात करते हैं हम इमोशनल चेंजेस की। किशोरावस्था के दौरान कई भावात्मक परिवर्तनों का अनुभव एक किशोर करता है। भावात्मक परिवर्तनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से इमोशंस हैं जिनमें चेंजेस आते हैं। क्रोध, स्नेह, घृणा, प्रतिस्पर्धा यानी जिसे हम कंपटीशन स्पिरिट कहते हैं, ईर्ष्या, इन सारे संवेगों की अभी हम बात कर रहे हैं। इनमें से कई परिवर्तन किशोर में हो रहे जैविक और शारीरिक परिवर्तनों के कारण होते हैं। यानी ये जो इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इनमें से बहुत सारे चेंजेस तो किसके कारण होते हैं, देखिए आपस में कितना ज़्यादा संबंध है। ये जो चेंजेस हैं, ये हमारा जो हमने पहले बात की थी पहले नंबर पे, जैविक और शारीरिक परिवर्तन, कई परिवर्तन तो उन्हीं का परिणाम होता है। बहुत सारे हार्मोन ऐसे होते हैं जिनके कारण ये परिवर्तन होते हैं। किशोर अपने शारीरिक रूप को लेकर अधिक चिंता मग्न रहते हैं। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, जो एक किशोर होता है वो अपनी आउटर अपीयरेंस को लेके यानी कि वो दिखाई कैसा देता है इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है। बाल्यावस्था में यह चिंता बहुत ज़्यादा नहीं होती कि हम कैसे दिखाई दे रहे हैं।
उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनके शरीर और व्यवहार के प्रत्येक पहलू को देख रहे हैं। इस अवस्था में किशोर को हर वक्त ऐसा लगता है कि मुझे नोटिस किया जा रहा है, मेरे शरीर के प्रत्येक पहलू को देखा जा रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, जहां बाल्यावस्था में आपने किसी बच्चे को बोला कि पड़ोस से ले या बाजार से जाकर ये सामान ले आओ, तो उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन किशोरावस्था में अगर उन्हें कोई काम दिया जाता है घर का, तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि क्या मैंने कपड़े सही पहने हुए हैं, क्या मैं सही दिखाई दे रहा हूँ, क्या मेरे बाल सही बने हुए हैं, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए। ये सब बातें वो बहुत ज़्यादा सोचता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे किशोर तो इस वक्त यानी किशोरावस्था में अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ शीशे के या आईने के सामने सजने और संवरने में। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप में से भी बहुत सारे बच्चे सारा दिन आईने के आगे ही खड़े रहते हैं। तो ऐसा किशोरावस्था में बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। एक युवा जिसके चेहरे पर मुहासे हैं, उसे लगता है कि सब लोग सबसे पहले उसी को देखते हैं। देखिए, इस अवस्था में हमने बात की थी कि त्वचा तैलीय हो जाती है। शारीरिक परिवर्तन जब होते हैं तो उसके कारण कुछ बच्चों के, लड़के और लड़कियों दोनों के ही चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन उन्हें क्या लगता है कि लोग है ना सबसे पहले वहीं देख रहे हैं। लोग चाहे नहीं भी देख रहे हो, उनके मन में एक भावना आ जाती है कि लोग मेरे मुहासों को ही नोटिस कर रहे हैं, मेरे पिंपल्स को ही देख रहे हैं। फिर भी शारीरिक परिवर्तनों के प्रति सभी किशोर अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया करते हैं। जो शरीर में परिवर्तन हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे ऐसे परेशान हो जाते हैं। सबका जो बिहेवियर होता है, सबके जो रिएक्शन होते हैं अपने फिजिकल चेंजेस को लेकर और बायोलॉजिकल चेंजेस को लेकर अलग अलग होते हैं। एक बच्चे को ऐसा भी लग सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, पिंपल्स ही तो है, और दूसरा बच्चा क्या करता है, कई बार नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकता और तनाव में आ जाते हैं, मैं दोस्तों से कैसे मिलूंगा, मेरा चेहरा तो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा मोटा हो गया हूँ या मोटी हो गई हूँ। तो इनके कारण बहुत सारे बच्चे तो तनाव में भी आ जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देख रहे हैं। एक लड़का जिसके चेहरे पर उसकी उम्र के अन्य लड़कों की तुलना में पर्याप्त बाल नहीं है, उसे यह अजीब सा लग जाता है। देखिए, किशोरावस्था में क्या होता है, लड़कों के चेहरे पर बाल आना, दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर किसी दो दोस्त हैं ना, वो सेम ही एज के हैं, वो भी 14 साल का है, वो भी 14 साल का है, एक उसके दोस्त के चेहरे पे तो दाढ़ी मूंछ या बाल आना शुरू हो गई और उसके चेहरे पर नहीं आए, तो उसे बहुत अजीब लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है ना, या दूसरे को ऐसे लग सकता है कि इसके साथ तो नहीं हुआ और मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो दोनों को ये चीजें बहुत अजीब सी लग सकती है। तथापि चेहरे पर बाल न होना किसी अन्य लड़के को परेशान न करे, ऐसा भी हो सकता है। और उनका दूसरा फ्रेंड है, वो भी 15 साल का हो गया, उसके चेहरे पर अभी तक बाल नहीं आए, हो सकता है उसे ये चीज परेशान नहीं करे। तो देखिए, यहाँ जो फर्क है वो शारीरिक परिवर्तनों से ज्यादा आपकी सोच का, आपकी व्यवहार का और आपकी प्रतिक्रिया का है, या हम यूं कहें आपके व्यक्तित्व का है कि आपका चीजों को जो देखने का और सोचने का नजरिया कैसा है। ये बच्चा सोच सकता है कि कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं अगर मेरे चेहरे पे बाल नहीं आए हैं तो। और वहीं दूसरा बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उसके साथ तो ऐसा हो गया पहले, मुझसे पहले हो गया, है ना। शारीरिक विकास के प्रति गर्व अथवा सहज भाव रखने से किशोरों के स्वबोध पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, यहाँ जो गर्व है और सहज भाव है, मतलब थिंक पॉजिटिव, हमेशा एक अच्छी भावना रखना कि मेरा जो शरीर है मेरा खुद का है, मैं इसे लेकर बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मेरा शरीर बहुत अच्छा है। जब बच्चा अपने आप को आईने में देखकर तनाव में नहीं आए, खुद से घृणा नहीं करे, उसे हम कहेंगे गर्व अथवा सहज भाव, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपने देखा होगा कई बच्चे तो खुद को बहुत पसंद भी करते हैं इस अवस्था में कि मैं तो अपना फेवरेट हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मैं पसंद हूँ, ऐसा होता है ना। और अगर वो सहज भाव रख रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये एक भौतिक पक्ष है कि देखने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे बच्चों के
जो पर्सनैलिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है, जो उनकी पहचान होती है, उस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो अपना ध्यान बाकी कार्यों में, पढ़ने में, खेलने कूदने में, सफलता में बहुत ज़्यादा अच्छे से लगा पाता है। लेकिन अगर ये प्रभाव नकारात्मक है तो उसके जीवन के प्रत्येक पहलू पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। उसकी सक्सेस में गिरावट आना शुरू हो जाती है। बच्चा इंटेलिजेंट था पहले, किशोरावस्था में नालायक हो गया, या वो अब ज़्यादा होशियार नहीं है, या उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ गई है। तो इसके बहुत सारे रीज़न ये भी होते हैं। दूसरी ओर यदि किशोर इस बात से कि वह कैसा दिखाई देता है आवश्यकता से अधिक असंतुष्ट है, जिसकी अभी हमने बात की कि अगर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है और बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है, तो वो अपने व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं जैसे कार्य, पढ़ाई आदि पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन पिंपल्स के कारण उसकी सारी जो ये होशियारी, पढ़ाई, उसका दिमाग सब अब गिरावट की ओर चले जाएं। इससे विद्यालय में उसके कार्य निष्पादन में गिरावट आ सकती है, जिसकी अभी हमने बात की थी, और यह उसकी स्वयं के प्रति धारणा अथवा स्वाभिमान को कम करता है। और इन सब का परिणाम क्या होता है? उसका जो स्वाभिमान है वो भी कम होता जाता है और वो हमेशा खुद को दूसरों से कम आंकता है। अपने प्रति नकारात्मक धारणा रखने से व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता है। बहुत सारे बच्चों में इस वक्त इनसिक्योरिटी की भी फीलिंग्स आ जाती हैं। किसके कारण? केवल अपने बारे में नकारात्मक सोचने से, नेगेटिव फीलिंग रखने से, और उसमें शरीर के प्रति भी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक ही सोचो। संभव है ये हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं बच्चों, यहाँ आप लिख लेना, उदाहरण मैंने लिखा नहीं है। संभव है कि शारीरिक अशक्तता वाला किशोर स्वयं को अन्य से कम न समझे। देखिए एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि एक किशोर या एक जो छात्र है, बालक है, वो शारीरिक अशक्त यानी फिजिकली चैलेंज्ड है। हो सकता है उसके हाथ में, पैर में, उसके चलने में, अंगों के संचालन में कोई प्रॉब्लम है या वो विकलांग हो, है ना। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी उसे कभी नहीं लगता कि मैं दूसरों से कम हूँ। उसका जो व्यवहार है, उसका जो व्यक्तित्व इतना ज़्यादा सकारात्मक है कि वो दूसरों से खुद को कम नहीं आंकता है। उसे लगता है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, वो इस चीज़ को लेके तनाव में नहीं आता। लेकिन इसकी तुलना हम एक दूसरे बच्चे से कर रहे हैं जो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, कहीं से वो फिजिकली चैलेंज नहीं है यानी विकलांग नहीं है, उसके संपूर्ण अंग सही तरह से कार्य कर रहे हैं, उसको भगवान ने पूर्ण रूप से ठीक बनाया है। लेकिन फिर भी वो लड़का चिंतित और अपूर्ण महसूस करे, उसे लगे कि मैं कंप्लीट नहीं हूँ, मैं दूसरों से कम हूँ, वो हमेशा टेंशन में रहता हो, डिप्रेशन में, तनाव में रहता हो। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है कि उसका शरीर अच्छा नहीं है, वो अपने शरीर को लेकर अच्छी भावनाएं नहीं रखता कि मेरी तो हाइट कम है, या मेरा जो कलर है, शरीर का जो रंग है वो सही नहीं है, काला है, या मेरे चेहरे पर मुहासे हैं। इन चीज़ों को लेकर हो सकता है कि वो अपने आप को कंप्लीट और वरिड फील करे। और देखिए यहाँ इस बच्चे का कितना प्रभाव पड़ रहा है केवल सोच का। एक फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा अपने आप को किसी से कम नहीं समझ रहा, और एक कंप्लीट बच्चा है वो अपने आप को दूसरों से कम आंक रहा है और तनाव दे रहा है। क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ सोच के कारण होता है। किशोरों की मनः स्थिति भी बदलती रहती है। देखिए क्या होता है इस अवस्था में, जो हमारे संवेग होते हैं हम उन पर कंट्रोल यानी नियंत्रण नहीं कर पाते। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे किशोरावस्था समाप्त होने लगती है, हमें समझ में आने लगता है कि इन पर कंट्रोल किया जा सकता है। जहाँ पहले किशोरावस्था की शुरुआत में हम हर समस्या का, हर किसी बात का, कोई भी चाहे वो चीज़ हो, उसे हम उत्तेजना और क्रोध के साथ उस पर प्रतिक्रिया देते थे। हो सकता है किशोरावस्था के समाप्त होते होते हम उस पर शांति से और आराम से विचार
करते हैं। कभी कभी परिवार और सदस्यों के और मित्रों के साथ रहने की इच्छा रखना। ऐसा होता है कभी कभी तो ऐसा लगता है नहीं मैं अकेला नहीं रह सकता, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना है। और कभी अचानक से क्या लगता है कि मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी, ना मुझे फ्रेंड्स के साथ रहना है, ना ही मुझे मेरी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसे कभी अचानक बेहद तेज क्रोध भी आ सकता है। एक किशोर ने कहा कि मुझे बाइक चाहिए और हो सकता है उसके पेरेंट्स उसे मना कर रहे हों कि नहीं अभी हम तुम्हें बाइक नहीं लेके देंगे किसी भी कारणवश, और उसे बहुत तेज क्रोध आ सकता है, वो दरवाजा बंद करके बैठ जाए, या हो सकता है वो किसी से बात नहीं करे और उसी पल अगर उसे बता दिया जाए कि ठीक है तुम्हें बाइक लेके दे दी जा रही है और वो एकदम से खुश भी हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं कि मनस्थिति का बार बार बदलना। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किशोर विभिन्न स्तरों पर स्वयं में हो रहे विभिन्न परिवार के परिवर्तनों को जानने और समझने का प्रयास कर रहा होता है। इस वक्त किशोर के अंदर जो बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं अलग अलग स्तरों पर, तो वो पूरा दिन जानने और उनको समझने की ही कोशिश में लगा रहता है कि ऐसा क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इन सब के कारण उसकी मनस्थिति बार बार बदलती रहती है। ऐसा आपके साथ भी होता है? तो आप भी अपने अनुभव लिखिए अपने नोटबुक में। अब बात करते हैं हम संज्ञानात्मक परिवर्तनों की यानी कि कॉग्निटिव चेंजेस की। देखिए जब तक बच्चा 11 वर्ष का होता है, शुरू हो गई हमारी किशोरावस्था, जो उसका स्वयं का विवरण होता है काफी वास्तविक हो जाता है, यानी बिल्कुल रियल हो जाता है और बच्चा वास्तविक और आदर्श स्वयं में अंतर करने में सक्षम हो जाता है। वास्तविक स्वयं क्या होता है? हमारा रियल सेल्फ, और आदर्श स्वयं क्या होता है? आइडियल सेल्फ। जो भावनाएं, जो विशेषताएं हमारे अंदर हैं उसे कहा जाता है हमारा वास्तविक स्वयं, और जो विशेषताएं हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, जिस मुकाम को हम हासिल करना चाहते हैं, या जो लक्ष्य हमने अपने लिए निर्धारित किए हैं उसे कहा जाता है आदर्श स्वयं। एक बच्चा जिसने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर नहीं किया है पहली बार में, वो था उसका वास्तविक स्वयं। अब उसका आदर्श स्वयं क्या है कि मुझे यह प्रवेश परीक्षा किसी तरह से क्लियर करनी है, ये उसका लक्ष्य होगा, ये उसका आदर्श स्वयं होगा। एक बच्चा जो कि थोड़ा सा मोटा है, ये उसका वास्तविक स्वयं है, और वो पतला होना चाहता है, ये क्या है? उसका आदर्श स्वयं। तो अपने वास्तविक स्वयं के से आदर्श स्वयं तक पहुंचने के लिए वो एक सफर तय करता है और उसके लिए वो अलग अलग तरह के प्रयास करता है। अगर पढ़ाई से संबंधित है तो वो और अधिक पढ़ना शुरू कर देता है। जहां बात आई मोटापे की तो वो व्यायाम या एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए अब बच्चा अनेक तरह के प्रयास करना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, इन दोनों को लेकर कई बार बच्चा तनाव में भी आ जाता है। जैसे एक बच्चे ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, या हम यूं कहें अपना आदर्श स्वयं बनाया कि इस बार मुझे मेरिट में आना है, और इस चीज़ को लेके वो तनाव में आ जाता है कि क्या होगा अगर मैं मेरिट में नहीं आया तो, अगर मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा, क्या मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो जाएंगे, या मुझे सबके सामने शर्म आएगी, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करूंगा। ये सारे सोच विचार उसके दिमाग में चलने लगते हैं। किशोरावस्था के दौरान एक जबरदस्त परिवर्तन ये भी होता है कि किशोर अमूर्त रूप से सोचने लगता है, अर्थात वे वर्तमान से यानी कि जो समय अब चल रहा है तथा जो वो देखते और अनुभव करते हैं उससे भी अधिक आगे की सोच सकता है। यानी बच्चा बैठा तो कहाँ है? इंडिया में, लेकिन बैठे बैठे ही वो पहुंच गया अमेरिका में, है ना। हो कुछ रहा है, वो सोच कुछ रहा है। इस वक्त बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज़्यादा उसका विकास हो जाता है। वो बैठे बैठे ही सपने देखने लग जाता है। अगर इस अवस्था में हम बच्चों को कहें कि आप कोई निबंध लिखिए, ऐसा निबंध भी अगर दे दिया जाए कि जिसका उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, या ऐसी स्थिति भी उनके सामने रख दी जाए तो भी वो उसका विवरण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम उन्हें कहें कि अगर आपके यहाँ कोई आतंकवादी हमला हो जाए, इस पर निबंध लिखिए,
तो वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से वर्णित कर देते हैं, चाहे उन्होंने ऐसा हमला कभी नहीं देखा हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं देखी हो, लेकिन वो फिर भी हर चीज़ को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। उसका कारण है उनकी जो कल्पना शक्ति है, उनकी सोच है, उसका विकास बहुत ज़्यादा इस अवस्था में हो जाता है। यही नहीं, जैसे जैसे सोच लचीली होती जाती है, वे परिकल्पित स्थितियों, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में भी सोच सकते हैं। हाइपोथेसिस चलती रहती हैं। जैसे होता क्या है, वो बैठे रहेंगे और बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि हम अगले साल अगर मेरे नंबर अच्छे आए तो मम्मी पापा मुझे घुमाने लेके जाएंगे, मैं वहाँ ऐसे ऐसे साहस या एडवेंचर करूँगा, मैं यहाँ ये पहनूंगा, और बहुत सारी कल्पनाएं उसके दिमाग में चलने लग जाती हैं। मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा, है ना, फिर मेरा एक क्लिनिक होगा, इसके लिए मैं ये पढ़ाई करूंगा, फिर मेरे पास एक स्टेथोस्कोप होगा। बहुत सारी कल्पनाएं वो करने लग जाता है। ऐसी कोई स्थिति जो है ही नहीं, उसके बारे में भी वो सोचने लग जाता है। अन्य शब्दों में वो विभिन्न संभावनाओं और उनके परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। यानी हम ये कहें कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन वो इसके लिए पहले से ही सोच सकते हैं। और इसके लिए आवश्यक भी नहीं कि वे उस स्थिति से होकर गुजरे अथवा किसी परिणाम को झेलें। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रिजल्ट तक पहुंचे, वो अपनी कल्पना से पहले ही रिजल्ट निकाल लेते हैं, है ना। पहचान निर्माण का आशय है कि किशोर कल्पनात्मक ढंग से अपने वर्तमान को अपने लिए चयनित कल्पित भविष्य के साथ जोड़ सकता है। क्या है ये चयनित कल्पित भविष्य? चयनित कल्पित यानी कि जो इमेजिनेशन में उसने अपने लिए फ्यूचर को चुना है, जो भविष्य जिस भविष्य का चुनाव उसने अपने लिए किया है फ्यूचर के लिए कल्पनाओं में, उसके साथ वो अपने वर्तमान को जोड़ लेता है। यानी वो पहले से ही सोचना आरंभ कर देता है कि मुझे बड़ा होके एक डांसर बनना है ना। ये उसने अपने लिए एक भविष्य चुना है जो कि उसकी कल्पनाओं में है, उसके लिए वो वर्तमान को जोड़ लेता है, पहले से ही उसकी वो तैयारी करना शुरू कर देता है। दूसरे किसी बच्चे ने सोचा कि मुझे टीचर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, तो वो अपनी जो तैयारियां हैं उसी हिसाब से करना शुरू कर देता है और अपने वर्तमान में भी उसी तरह से जो लक्ष्य है उनको हासिल करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए किशोर उन संभावित जीविकाओं के बारे में सोच सकता है जो वो वयस्क के रूप में अपना सकता है, अर्थात जो उसकी स्थिति और मिजाज के अनुकूल हो। यानी कि अपनी कल्पना शक्ति में जो किशोर है अपना वो करियर, अपने उस भविष्य, अपनी उस जीविका के बारे में सोचने लग जाता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, वयस्क हो जाऊंगा, तो जो मेरा जीविका होगी, जीविका से यहाँ आशय है कि हम जीवन निर्वाह के लिए जिस व्यवसाय को चुनेंगे उस करियर के बारे में किशोर अभी से ही सोचने लग जाता है जो उसकी स्थिति और मिजाज के अनुकूल हो। फिर चाहे वो स्थिति पारिवारिक हो, खुद की हो या कैसी भी हो, जो उसे पसंद हो, ऐसे करियर के बारे में वो पहले से ही सोचने लग जाता है। कई किशोर तो पूरा दिन ही कल्पनाओं में निकाल देते हैं। सुबह पता चला आज मुझे 2 लेसन याद करने हैं, लेकिन सुबह से ही कल्पनाएं शुरू हो गई, मैं बड़ा होके ये बनूंगा, फिर मैं ये करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और सुबह से शाम भी हो जाती है। तद अनुसार वह अपने अध्ययन की वर्तमान दिशा निर्धारित कर सकता है। यानी जो फ्यूचर या जो करियर उसने अपने लिए सोचा है उस हिसाब से वो अपने अध्ययन की दिशा है उसको निर्धारित कर लेता है। तो बच्चों ये थे हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इतना ही नहीं, अगर आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद से भी इनका उत्तर लिख सकते हैं। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।